प्यारे बच्चों नमस्कार। आज की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 10 विज्ञान विषय में अध्याय 6 जैव प्रक्रम के कुछ महत्वपूर्ण एमसीक्यू करेंगे। तो प्यारे बच्चों, जैसा कि आप सभी को पता है, बोर्ड एग्जाम के अंदर ये जो पार्ट है वो 8 नंबर का आएगा। इसमें से एक 5 नंबर का भी पूछा जाएगा, बाकी 1 और 2 नंबर के पूछे जाएंगे। तो आज हम एक नज़र डाल लेते हैं कुछ 1 नंबर के प्रश्न यानी एमसीक्यू टाइप क्वेश्चनों पर। तो जो बच्चे चैनल को देख रहे हैं और जो बच्चे चैनल पर नए हैं, जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें और शेयर कर दें। शुरू करते हैं हम आज की क्लास का पहला प्रश्न। निम्नलिखित में से सजीव के कौन कौन से उदाहरण हैं? कुत्ते को दौड़ते देखते हैं, गाय का जुगाली करना, एक इंसान को जोर जोर से चीखते देखते हैं। तो ये सारे किसके उदाहरण हैं? सजीव के उदाहरण हैं। कुत्ता, गाय और इंसान सब सजीव हैं। आगे है नेक्स्ट, पौधों के बारे में हम कैसे जानेंगे कि वह सजीव है? तो प्यारे बच्चों, कैसे जान सकते हो? वे हरे दिखते हैं, कुछ पौधों की पत्तियां हरी न होकर अन्य रंग की होती है, पौधे समय के साथ वृद्धि करते हैं, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर तीसरा ऑप्शन जो है वो पौधे समय के साथ वृद्धि करते हैं। तो इससे हम पता लगा सकते हैं कि वो क्या है? सजीव हैं। आगे हैं, किस स्केल पर होने वाली गतियाँ आंखों से दिखाई नहीं देती? तो प्यारे बच्चों, सूक्ष्म, अति सूक्ष्म, क्षणिक, अति क्षणिक। तो अति सूक्ष्म स्केल पर होने वाली गतियाँ आंखों से दिखाई नहीं देती। ऑप्शन नंबर 2 इसका बिल्कुल सही है। आगे चलते हैं, सजीव की संरचना कैसी होती है? सुसंगठित, सुव्यवस्थित, उत्तक, उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? सुसंगठित भी होती है, सुव्यवस्थित भी होती है और उत्तक से मिलकर भी बनी होती है। तो उपरोक्त सभी यहाँ पर सही हो जाएगा। आगे है, सजीवों की संगठित व सुव्यवस्थित संरचना समय के साथ किसके प्रभाव के कारण विकसित होने लगती है? जीव जगत, मौसम में परिवर्तन, पर्यावरण, समाज। तो यहाँ पर्यावरण के कारण वो विकसित होने लगती है। ऑप्शन नंबर 3 इसका बिल्कुल सही है। आगे, वे सभी प्रक्रम जो सम्मिलित रूप से अनुरक्षण का कार्य करते हैं क्या कहलाते हैं? तो प्यारे बच्चों, उन्हें कहते हैं जैव प्रक्रम। ऑप्शन नंबर 1 इसका बिल्कुल सही है। आगे चलते हैं, क्षति तथा टूट फूट रोकने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? अनुरक्षण प्रक्रम की, ऊर्जा की, क और ख दोनों की, क्रियाओं की। तो क और ख दोनों, अनुरक्षण ऊर्जा दोनों की आवश्यकता होती है। ऑप्शन नंबर 3 इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे है, ऊर्जा के स्रोत को हम भोजन तथा शरीर के अंदर लेने के प्रक्रम को क्या कहते हैं? ऊर्जा के स्रोत को हम भोजन तथा शरीर के अंदर लेने के प्रक्रम को पोषण कहते हैं। ऑप्शन नंबर 1 इसका बिल्कुल सही है। आगे चलते हैं नेक्स्ट, शरीर के बाहर से ऑक्सीजन को ग्रहण करना तथा कोश की आवश्यकता के अनुसार खाद्य स्रोत के विघटन में इसका उपयोग क्या कहलाता है? तो उसे कहते हैं श्वसन। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका बिल्कुल सही है। आगे है, किस जीव की पूरी सतह पर्यावरण के संपर्क में रहती है? तो प्यारे बच्चों, एक कोशिकीय जीव जो होते हैं जैसे अमीबा, इसकी पूरी सतह पर्यावरण के संपर्क में रहती है। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका बिल्कुल सही है। आगे है, ऊर्जा के स्रोत को हम भोजन तथा शरीर के अंदर लेने के प्रक्रम को क्या कहते हैं? तो प्यारे बच्चों, उसे पोषण कहते हैं। ऑप्शन नंबर 1 इसका बिल्कुल सही है। आगे है, शरीर के बाहर से ऑक्सीजन को ग्रहण करना था कोश की आवश्यकता के अनुसार खाद्य स्रोत के विघटन में इसका उपयोग करना क्या कहलाता है? तो श्वसन कहते हैं। ऑप्शन नंबर 2 इसका बिल्कुल सही है। आगे है, किस जीव की पूरी सतह पर्यावरण के संपर्क में है? तो ये हमने पहले भी कर लिया, एक कोशिकीय जीव। ऑप्शन नंबर 1 इसका बिल्कुल सही है। आगे है, एक कोशिकीय जीव को क्या करने के लिए किसी विशेष अंग की आवश्यकता नहीं होती? भोजन ग्रहण करने के लिए, गैसों का आदान प्रदान करने के लिए, वर्ज्य पदार्थों को निष्कासन के लिए। तो सभी काम उसी कोशिका से कर लेता है। तो ऑप्शन नंबर 4 उपरोक्त सभी इसका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट, किन जीवों में कोशिकाएं अपने आसपास के पर्यावरण को सीधे संपर्क में नहीं रख सकती? एक कोशिकीय जीव, बहुकोशिकीय जीव, द्विकोशिकीय जीव, कोशिकीय जीव। तो एक कोशिकीय जीव जो होते हैं, द्विकोशिकीय जीव जो होते हैं, कोशिकीय जीव जो होते हैं, वो क्या वातावरण के पूरी तरह से उस कोशिका से संपर्क में रह सकते हैं, लेकिन बहुकोशिक की प्रत्येक कोशिका वातावरण से संपर्क में नहीं रह सकती। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका बिल्कुल सही है। आगे चलते हैं, भोजन या ऑक्सीजन को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? पाचन तंत्र की, तंत्रिका तंत्र की, वहन तंत्र की, उत्सर्जन तंत्र की। तो इसके लिए आवश्यकता होती है वहन तंत्र की। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका बिल्कुल सही है। आगे है, भोजन या ऑक्सीजन को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? तो ये हमने पहले भी कर लिया। ऑप्शन नंबर 3 इसका बिल्कुल सही है। आगे है नेक्स्ट, अपशिष्ट उत्पादों को शरीर से बाहर निकालने क्या कहलाता है? तो उसे कहते हैं प्यारे बच्चों उत्सर्जन। ऑप्शन नंबर 1 इसका बिल्कुल सही है। आगे है, जो जीव अकार्बनिक स्रोतों से कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल के रूप में सरल पदार्थ प्राप्त करते हैं, कौन कौन से जीव होते हैं? विषमपोषी, परपोषी, स्वपोषी, उपरोक्त सभी। तो कार्बनिक स्रोतों से कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल से सरल पदार्थों को प्राप्त करने, तो ये प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम है। तो किस में होता है प्यारे बच्चों? स्वपोषी में। ऑप्शन नंबर 3 इसका बिल्कुल सही है। आगे है,
जटिल पदार्थों को सरल पदार्थों में खंडित करना ताकि ये जीव संरक्षण तथा वृद्धि में प्रयुक्त हो सके। इससे प्राप्त करने के लिए कौन से जैव उत्प्रेरक का उपयोग किया जाता है? क्लोरोफिल, जूस, एंजाइम, उपरोक्त सभी, तो उसे कहते हैं एंजाइम। ऑप्शन नंबर 3 इसका बिल्कुल सही है। आगे है, स्वपोषी की कार्बन तथा ऊर्जा की आवश्यकताएं किसके द्वारा पूरी होती है? प्रकाश, जल, प्रकाश संश्लेषण, भोजन। तो प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया द्वारा पूरी होती है। ऑप्शन नंबर 3 इसका बिल्कुल सही है। आगे है, निम्न में से प्रकाश संश्लेषण के दौरान कौन सी घटना घटती है? क्लोरोफिल द्वारा प्रकाश ऊर्जा का अवशोषित करना, बिल्कुल सही है। प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरित करना, बिल्कुल सही है। कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बोहाइड्रेट में चयन, तो ये भी बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर 4 उपरोक्त सभी इसका सही हो जाएगा। आगे है, मरुदबिद पौधे रात्रि में क्या लेते हैं? तो प्यारे बच्चों, मरुदबिद पौधे जो रात्रि में कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, क्या लेते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन नंबर 1 इसका बिल्कुल सही है। एक पत्ती की अनुप्रस्थ काट का सूक्ष्मदर्शी द्वारा अवलोकन करने पर कोशिका में हरे रंग के बिंदु दिखाई देते हैं। इन बिंदुओं को क्या कहते हैं? क्लोरो, फ्लोरो, क्लोरोफ्लोरो, क्लोरोप्लास्ट। तो इन हरे रंग के बिंदुओं को क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। ऑप्शन नंबर 4 इसका बिल्कुल सही है। प्रकाश संश्लेषण के दौरान किन गैसों का अधिकांश आदान प्रदान किन के द्वारा होता है? तो प्यारे बच्चों, छिद्रों द्वारा होता है, या उसे स्टोमेटा या रंध्र भी कहते हैं। क्या कहते हैं? स्टोमेटा या रंध्र, जो पौधे की पत्तियों पर पाए जाते हैं। आगे, स्थलीय पौधे प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक जल की पूर्ति किसके द्वारा मिट्टी में उपस्थित जल के शोषण करते हैं? तो वो जड़ों द्वारा करते हैं। जल और खनिज जलों का अवशोषण पौधे किससे करते हैं? जड़ों द्वारा। ऑप्शन नंबर 2 सही है इसका। आगे चलते हैं, निम्न में से कौन से शरीर के अन्य पदार्थ मिट्टी से लिए जाते हैं? नाइट्रोजन, फास्फोरस, लोहा, मैग्नीशियम। तो ये सभी भी मिट्टी से लिए जाते हैं। ऑप्शन नंबर 4 इसका बिल्कुल सही है। आगे, किसका उपयोग प्रोटीन तथा अन्य यौगिकों के संश्लेषण में किया जाता है? तो प्यारे बच्चों, नाइट्रोजन का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर 1 इसका बिल्कुल सही है। आगे है, वे जीव जो अपने भोजन के लिए दूसरे जीव के बनाए हुए भोजन पर निर्भर रहते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? तो विषमपोषी जीव कहते हैं ऐसे जीव को। ऑप्शन नंबर 2 इसका बिल्कुल सही है। आगे चलते हैं नेक्स्ट, वे कौन से जीव हैं जो भोज्य पदार्थों का विघटन शरीर से बाहर ही करके अवशोषण करते हैं? तो वो फफूंदी भी है, ईस्ट भी है, मशरूम भी है। तो उपरोक्त सभी। ऑप्शन नंबर 4 इसका बिल्कुल सही है। आगे, वे कौन से जीव हैं जो पौधों और जंतुओं को बिना मारे उनसे पोषण प्राप्त करते हैं? अमरबेल, ऑर्किड, किलनी, जू। उपरोक्त सभी हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही है। आगे है, कौन से जीव कोशिकीय स्तर से उंगली जैसी अस्थायी प्रौढ़ दुभार की मदद से भोजन ग्रहण करते हैं? तो वो है अमीबा। अमीबा क्या है? इस तरीके से उंगली जैसी संरचनाएं बनाकर यहाँ से भोजन पकड़ लेता है। आगे है, मनुष्य की पोषण प्रणाली क्या कहलाती है? स्वपोषण, विषम पोषण, समपोषण, इनमें से कोई नहीं। तो मनुष्य की जो पोषण प्रणाली है वो विषम पोषण प्रणाली कहलाती है। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही है। आगे चलते हैं, मधुमक्खी और मरमर पक्षी में खाद्य पदार्थ अंतः ग्रहण की विधि का नाम क्या है? काटना, निगलना, चूसना, चबाना। तो इसका ऑप्शन नंबर 3 इसका बिल्कुल सही है। आगे चलते हैं नेक्स्ट, दंत अक्षय का क्या कारण इनमें से नहीं है? चॉकलेट, चबाना, मिठाइयाँ, ठंडे पेय, सलाद। तो चॉकलेट से भी दांत खराब होते हैं, मिठाइयों से भी, ठंडे पेय से भी। चौथा इसका सही है सलाद, यहाँ पर इसका गलत है। आगे है, पाचन तंत्र के किस भाग में भोजन में कोई परिवर्तन नहीं होता? तो गर्सिका के अंदर कोई परिवर्तन नहीं होता। ऑप्शन नंबर 1 इसका बिल्कुल सही है। आगे है, अमाशय की आकृति कैसी होती है? तो प्यारे बच्चों, अमाशय आप देख सकते हैं, उसकी यू आकार की आकृति होती है। ऑप्शन नंबर 2 इसका बिल्कुल सही है। आगे चलते हैं नेक्स्ट, दस्त के कारण निर्जलीकरण से बचने के लिए क्या लेना चाहिए? मिठाई, पानी, चॉकलेट। तो ORS का घोल लेना चाहिए। ऑप्शन नंबर 4 इसका बिल्कुल सही है। आगे, कौन सा जानवर रोमंथी है? गाय, बिल्ली, चूहा, छिपकली। तो यहाँ देख सकते हो गाय। ऑप्शन नंबर 1 इसका बिल्कुल सही है। आगे चलते हैं, अमीबा भोजन कैसे पकड़ता है? तो आप देख सकते हो चित्र में कैसे पकड़ रहा है। तो हाथों से, मुंह से, कसाबिका से, पादाब से। तो ये उभरी हुई जो संरचना है इंग्लिश मानी ने क्या कहते हैं? पादाब। ऑप्शन नंबर 4 इसका बिल्कुल सही है। आगे है, पाचन में सबसे पहले प्रक्रिया कौन सी होती है? पाचन, अवशोषण, अंतःग्रहण, निष्कासन। तो देख सकते हैं मुंह से भोजन को लेते हैं उसे कहते हैं अंतःग्रहण। ऑप्शन नंबर 3 इसका बिल्कुल सही है। आगे चलते हैं नेक्स्ट, जीवन काल के आधार पर दांत कितने प्रकार के होते हैं? तो प्यारे बच्चों, जीवन काल के आधार पर 2 प्रकार के होते हैं, स्थायी दांत और अस्थायी दांत। स्थायी और अस्थायी दांत, ठीक है, या जिनको दूध के दांत भी कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका बिल्कुल सही है।
आगे चलते हैं, निम्न में से कौन सी पाचन रस ग्रंथि नहीं है? यकृत, अग्नाशय, फुफ्फुस। उपरोक्त सभी तो यकृत और अग्नाशय तो ग्रंथि है, फुफ्फुस नहीं है। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही है। आगे, जीभ का क्या कार्य है? भोजन में लाल रस को मिलाने में, भोजन निगलने में, भोजन के स्वाद को अनुभव करने में, तो सभी कार्य हैं उपरोक्त सभी, चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट, अमाशय क्या स्रावित करता है? श्लेष्मल, पाचक रस, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, तो ये सभी काम अमाशय के हैं उपरोक्त सभी, चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट, इसके बाद में छोटी आंत की लंबाई कितनी होती है? तो प्यारे बच्चों 7.5 मीटर होती है, तो ऑप्शन नंबर 3 इसका बिल्कुल सही है। आगे चलते हैं नेक्स्ट, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम तो यकृत होता है, ऑप्शन नंबर 1 इसका बिल्कुल सही है, ये आप देख सकते हैं यकृत है। आगे चलते हैं, बड़ी आंत की लंबाई कितनी होती है? तो 1.5 मीटर होती है, ऑप्शन नंबर 3 इसका बिल्कुल सही है। आगे है नेक्स्ट, जीवन रक्षक घोल ओआरएस का कौन सा घटक नहीं है? पानी, नमक, चीनी, नींबू का रस, तो पानी, नमक, चीनी से बनता है, तो नींबू का रस यहाँ पर इसका घटक नहीं है, ऑप्शन नंबर 4 इसका बिल्कुल सही है। तो प्यारे बच्चों, ये थी आज की क्लास के कुछ महत्वपूर्ण एमसीक्यू। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आए होंगे। धन्यवाद।